आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, ऐसा है ना कि जब भी, अच्छा तुम लोग देखे हो ना, हीटर देखे हो? हीटर में क्या होता है? करंट फ्लो होता है, गर्म हो जाता है। अच्छा, मशीन देखे हो? मोटर ज़्यादा देर चलता है, गर्म हो जाता है ना। फ़ोन ज़्यादा देर चलता है, फ़ोन भी गर्म हो जाता है। ओप्पो वीवो कर लो तो जल्द ब्लास्ट भी हो जाता है, फिर तो चाइना का माल है। ठीक है, तो भारतीय ब्रांड लो। भारतीय वैसे है नहीं कोई, तो हम तो सैमसंग ले रहे हैं, तुम लोग भी जो लेना है लो यार, चाइना का मत लेना बस। तो क्या होता है ना कि जब किसी रजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे करंट फ्लो होता है भाई? कोलिजन्स के साथ। अब कोलिजन होगा तो क्या होगा? टक्कर हो रही है, टक्कर हो रही तो मतलब क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी ट्रांसफर होगा तो किसको मिलेगा एनर्जी? कंडक्टर के पार्टिकल्स को। और जो पार्टिकल्स आराम से बैठे हुए थे उनको एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे? उछलेंगे, फड़फड़ाएंगे, मतलब वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? हीटिंग। समझ में आई बात? तो यही है हीटिंग इफेक्ट। तो ये हीटिंग होती क्यों है? यही रीज़न है हीटिंग का कि जब इलेक्ट्रॉन्स जैसे फ्लो करते हैं ना कंडक्टर में, तो वो टकराते हैं किससे? कंडक्टर के आयंस से। और कंडक्टर के आयंस जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे टकराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेगेटिव आयंस से टकराएंगे तो क्या होगा? वो अपनी एनर्जी उनको दे देंगे। और जैसे जो चीज़ स्टेबल पड़ी है उसको एनर्जी मिली है तो वो क्या करेगी? वाइब्रेट करने लगेगी। और वो जो वहाँ पे जो टोटल एनर्जी नेट उनको मिलने वाला है वही अपने को एज अ हीट मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो यही है अपना हीटिंग इफेक्ट और इसका रीज़न। तो इसी से बना हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जैसा कि क्लास 10 में पढ़े तो सेम वही है। मैं एक्चुअली चाहता हूँ इसको थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करना। देखो कुछ नहीं है, हमारे पास एक सर्किट है, एक हमारा रजिस्टर है मान लो, और इस पर हमने एक बैटरी ऑफ वोल्टेज भी हमने लगा दिया है। तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा। ये रेजिस्टेंस मान लो आर का है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। ठीक है ना। तो ए का पोटेंशियल बी से हायर होगा, है ना। और ए का पोटेंशियल मान लेते हैं अगर वी ए है और ये वी बी है, तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी? वी ए माइनस वी बी की, जो कि होगी पोटेंशियल वी। ये बात तो क्लियर है ना। अच्छा, तो ये जो पोटेंशियल वी है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और करंट जो आई जा रही है तो इसकी वजह से चार्ज कितने पास होंगे ए से बी में? अगर मैं टाइम टी की बात करूं, तो कितना चार्ज पास होगा भाई? करंट आई है, टाइम टी है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो ये Q इज इक्वल टू आई इंटू टी चार्ज होंगे, इतने चार्जेस पास होंगे ए से बी पे। अच्छा, अब आगे क्या है कि देखो ये चार्जेस जैसे ही जाएंगे तो इनका यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, पोटेंशियल Q इंटू वी। अब चार्ज Q निकाल चुके हो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इनका जो चेंज आएगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो U की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाला है वो क्या होगा भाई? तो क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए। अच्छा, Q कॉमन ले लो तो ये क्या है? वी बी माइनस वी ए। अच्छा। अब देखो वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी होता तो उसको मैं V लिख सकता था। तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे मतलब दोनों साइड अंदर बाहर एक तो माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू वी हो जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? है ना। और ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो जाएगी कहाँ? वो कहाँ जाएगी भाई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे जाके उसका एनर्जी कम हो गया, तो बचा वाला एनर्जी किसके पास गया? वो यहाँ जो आयंस थे उनको मिला, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है जब वो कंडक्टर में अगर मान लो बिना कोलिजन के पास हो जाता तो वो कितना एनर्जी गेन करता? इतना ही एनर्जी वो गेन करता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अक्रॉस, और इलेक्ट्रॉन उल्टा तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा।
ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक्सेलरेट हो रहा होगा तो कितना वेलोसिटी तक जा सकता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पा जाएगा भाई, लिमिट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है ना भाई, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, दोनों का एवरेज तो आना वीडी ही था ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा इलेक्ट्रॉन्स के, वो कितना आया होगा, तो वो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, या उल्टा होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ये तो हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है ना भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा वो माइनस यू के इक्वल होगा, मतलब क्यू वी के इक्वल होगा ना, क्यू वी के इक्वल। अच्छा, और क्यू का वैल्यू क्या है, आई टी है क्या, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, आई टी वी, ये क्या है, वी आई टी। आई थिंक ये फॉर्मूला तुम लोग 10th में डायरेक्ट पढ़े थे। तो जो हीट जो जनरेट होता है ना, जितना एनर्जी यहाँ के पार्टिकल्स को मिला होगा वही टोटल हीट जनरेटेड होता है। तो जो हीट अपन जनरेट करते हैं एच इज इक्वल टू वो एक होता है इक्वल वी आई टी के, और वी को अगर आई आर लिख दें तो आई स्क्वायर आर टी के, और अगर यहाँ पे आई को वी अपॉन आर लिख दें तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी के। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जूल्स लॉ के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं भाई कि जो अपना क्या हीट है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर फॉर गिवन वोल्टेज रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फॉर गिवन करंट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज और करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सब में देखो एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो क्या है, समय। समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, जो चीज़ जितना देर उसमें करंट फ्लो कराओगे वो उतना ज़्यादा हीट होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्लियर। तो ये था अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को भी देख सकते हैं, देखो कैसे, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है भाई, पावर क्यों चाहिए होता है हमको, कोई काम करने के लिए, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज का काम क्या है, ये ईएमएफ मेंटेन कर रहा है, ये ईएमएफ ई है अगर, तो ये अपने अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को करने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। एक कंप्लीट सर्किट में घुमाने का जितना वर्क डन होता है वो ईएमएफ होता है। तो अब ये जो सोर्स है हमारा बैटरी, ईएमएफ का जो सोर्स है, इसको इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा ना। और जो जिस स्पीड से वो वर्क करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर अंग्रेजी में बोलें तो द रेट एट विच वर्क इज डन बाई अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो देखो हो क्या रहा होगा, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे और हमारे ये पंखा क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। ये जो ट्यूबलाइट है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जिस रेट से ये कन्वर्जन का काम करेगा यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर करंट आई है, हमने वोल्टेज वी लगाया है फॉर टाइम टी, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, वी आई टी, इतना ही होगा ना वर्क डन। हाँ, तो पावर क्या होता है, जैसा कि तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हो ना, क्लास 9th में, क्लास 11th में, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ भी वही होता है। तो पावर जो होगा इलेक्ट्रिक पावर वो क्या होगा, W बाई टी। W क्या है, वी आई टी, तो T से डिवाइड करोगे T कटेगा तो वी आई आएगा, या आई स्क्वायर आर आएगा, या वी स्क्वायर बाई आर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपना इलेक्ट्रिक पावर है। ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है वाट। ये वाट बनता क्या, ये नहीं होता भाई, WATT होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही लगता है ना, वाट, हल्का सा डिफरेंस है बस, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये अपना ऐसा यूनिट होता है। अब ये 1 वॉट को अगर तुम डिफाइन करना चाहो ना, तो यहाँ से डिफाइन करना कि अगर मैं 1 वोल्ट लगाऊं और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे
तो मेरा जो पावर कंज्यूम होगा, जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 1 वॉट होगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा हम लोग किलोवाट यूज़ करते हैं या फिर मेगावाट यूज़ करते हैं। किलोवाट मतलब 10 की पावर 3, मेगावाट मतलब 10 की पावर 6। और एक और सुने होगे तुम लोग, हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, HP सुने हो? तो 1 HP जो होता है ना वो 746 वॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए भाई कि एक घोड़े की शक्ति HP होता है 746 वॉट। क्या MCQ पूछ सकता है ना भाई, आजकल 20-20 ठोक MCQ आ रहा है, पूछा जा सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ इधर, ये जो अपना हीट है ना यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा और देख सकते हो। देखो क्या है कि ये सब का यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, तो ऐसा यूनिट हीट का क्या आएगा, तो ये जूल में आता है। लेकिन हम ना हीट का एक और यूनिट जानते हैं जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते थे, कैलोरी, याद है? तो क्या करना होता है, जो भी अपने पास हीट है ना उसको अगर मैं 4.18 से डिवाइड कर दूं तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ इसके लिए भी होगा, सेम इसके लिए भी होगा। दोनों को 4.18 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर तुमको मिलेगा वो कैलोरी में मिलेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। पावर समझ में आ गया क्या? अगर पावर समझ में आ गया तो फिर एनर्जी भी समझ लो, है ना? ठीक है, तो मैं इधर का हटा देता हूँ। लिख लिया हो कि लिखना है? ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मेरे को तुम लोग एक बात बताओ, ये जो घर में मीटर है वो क्या करता है? वो क्या मेजर करता है? पावर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। अरे यार कुछ भी करंट से बात करना, टेम्परेचर कैसे मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक मीटर है, बिजली से रिलेटेड ही कोई चीज़ मेजर करेगा ना, तो वो पावर में एनर्जी करता है। एनर्जी मीटर बोलते हैं उसको, सुने हो कभी? नहीं सुने हो? एनर्जी मेजर करता है भाई। ठीक है, तो पावर भी पढ़ लिए, तो आगे देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो जो टोटल वर्क होगा, अब देखो पावर है, पावर से तुमने कोई काम किया तो तुम्हारा कुछ एनर्जी कम होगा ना। तो जो टोटल तुमने पावर लगाया होगा टी टाइम के लिए, तो पावर इनटू टाइम जो तुमको टोटल मिलेगा वो तुम्हारा क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी जो है वो क्या है? द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी क्या है? टोटल टाइम में जितना भी अपन वर्क कर रहे हो, मतलब हमारा बैटरी वर्क करेगा यहाँ पे, तो जितना भी टोटल वर्क वो करने वाला है वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर क्या है? VIT है, सॉरी VI, तो VI इंटू टी क्या हो जाएगा? VIT। तो यहाँ से I² RT या V²/RT ये भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो होता है जूल। भाई वर्क एनर्जी जूल ही होता है यूनिट। क्यों? क्योंकि जैसा कि तुमने सुना हुआ है पहले भी कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो इसका मतलब क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी सबका यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखो ये जूल में ना अपना काम नहीं होता, जूल में अपना काम नहीं होता है। जो कमर्शियल यूनिट है, एक जूल को क्या बोल सकते हो? कमर्शियल यूनिट से पहले एक बात बताओ, एक जूल को क्या बोल सकते हो? 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? वॉट, है ना। और ये वॉट इंटू टाइम, वॉट सेकेंड, यहाँ पे जो हम लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो यूनिट है ना ये हमारे काम नहीं आती है। बट 1 जूल को बोल सकते हो कि 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज 1 जूल। बट इससे हमारा काम बनता नहीं है, क्योंकि अब देखो 1 वॉट बहुत कम है, 1 सेकेंड भी बहुत कम है। तुम अगर एनर्जी मीटर बोलोगे कि भाई तू हर सेकंड मेजर कर, तो वो तो वैसे ही आत्महत्या कर लेगा, बोलेगा ना मैं नहीं कर रहा। क्यों करूँगा? हर सेकंड, 1 सेकंड है, देखो 1 चुटकी बजती है 1 सेकंड खत्म हो जाता है। इतने में बेचारे मेज़र करने बोलोगे मौत आ जाएगी बेचारे को। तो वो क्या करता है, वो ना इतना छोटा मेज़र नहीं करता है। तो हम लोग जो कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं ना वो होता है किलोवाट आवर, KWH। इसका एक और नाम है, इसका नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट।
जो कभी नहीं पूछता, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, ये कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। मान लो ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये कुछ भी है, एसी, गीज़र, जो भी है, अगर वो 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी खा जाए तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो जो उसका कितना एनर्जी उसने खाया, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। बात समझ में आई कि नहीं? तो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट रेटिंग इन 1 आवर। उसका रेटिंग है 1 किलोवाट, मतलब उसका क्या है, पावर क्या है, 1 किलोवाट। और वो अगर 1 घंटे में पूरा 1 किलोवाट खाता है तो उसका रेटिंग क्या है, और उसका क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी, वो कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इधर तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर है ना, तो ये क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को लिख सकते हो 1000 वाट, इंटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, चलो तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, अरे बाप रे, 6 6 36, तो इसको ना 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। और ये वाट सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, जूल। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है, 1 kWh जो होता है वो कितना एनर्जी होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। तो ये जो हमारा इतना जूल जब एनर्जी एक इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू हमको पता चलता है ना कि आपने अपने घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगाया उससे इतनी एनर्जी अगर आपने खा ली, यूज़ कर ली, मतलब कंज्यूम कर ली, खाने का मतलब कंज्यूम कर ली, ठीक है, तो मीटर में 1 यूनिट आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये नहीं मेज़र करता, वो इसको नहीं पहचानता, वो ये बस पहचानता है। तो अगर 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज़ हुआ तो हमारा 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट है पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग जो है ना, ये एक्चुअली एकदम बहुत आसान सी चीज़ है। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाते हो ना, तो उस पर एक रेटिंग लिखा होता है कि फलाना रेटिंग पे फलाना वाट। CFL लाते हो 9 वाट का, तो उस पर लिखा होता है 230 वोल्ट, इतना एम्पियर, इतना वाट, है ना। तो एक्चुअली क्या है, पावर रेटिंग क्या होती है कि अगर उसको रेटेड वोल्टेज जो उसके टर्मिनल्स पे हमको देना है, अगर मैं वो सप्लाई करूं तो 1 घंटे में वो इतना एनर्जी खाएगा। बात समझ में आई क्या? तो पावर रेटिंग यही है। अगर मैं बोलूं कि तुमको मैं कोई रजिस्टर दे दिया मान लो, या मान लो मैं तुमको एक ठो बल्ब दे दूं, ऐसे मैं तुमको उस पर रेटिंग नहीं मिटा दिया हूं, मैंने रेटिंग बल्ब के ऊपर से मिटा दी और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को बता कि इसका पावर रेटिंग कितना है, तो तुम क्या करेगा, पावर तुमको मालूम है, कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, है ना, वोल्टेज इंटू करंट मालूम है ना। तुम क्या करोगे, मस्त से बल्ब लोगे और इसको सप्लाई दे दोगे, है ना, कुछ भी V वोल्ट, फिर यहाँ करंट I होगा। तो अब क्या करोगे, करंट मेजर करने के लिए एक ठोक एमीटर लगा दोगे, वोल्टेज मेजर करने के लिए एक ठोक वोल्टमीटर लगा दोगे, और फिर जो भी आएगा V इंटू I करके बोलोगे, हो गया, मिल गया मेरे को पावर रेटिंग। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग पावर रेटिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेज़र कर सकते हो, पंखा का भी कर सकते हो, बशर्ते ध्यान रखना ज़मीन पे रख के पंखा को मत रेटिंग देने लगना, वरना घूम घाम के तुम्हारा ही हाथ पर काटेगा फिर, ठीक। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अप्लाइंसेस को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके भी पावर की बात कर सकते हैं। देखो इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं अपन, मैं तुमको बता देता हूँ, तुम लोग खुद से इस चीज़ को ट्राई कर लो। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता तो पूछना, पेपर में आने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर देना नहीं चाहूँगा, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देख ही लो। तो मान लो मैंने 3 रजिस्टर को सीरीज़ में लगा लिया, तीनों V वोल्टेज के थे, इसका पावर P1 था, इसका पावर P2 था, इसका पावर P3 था, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। और मैं वोल्टेज V लगा दिया इन तीनों के अक्रॉस, ठीक। तो करंट I फ्लो करेगी, करंट I फ्लो करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब क्या किया जाए तो हमको इसका सबका निकालना है। तो भाई तीनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, करंट I फ्लो कर रही है, वोल्टेज इसका V है, ठीक है, पावर अपने को मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो सबका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसका R1 कितना होगा भाई,
तो देखो क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं ना, तो R को क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर बाई P3। तो ये तीनों का रेजिस्टेंस मिल गया क्या तुमको? मिल गया। अच्छा, और अगर सीरीज में लगा है, सीरीज में लगा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होता है वो कितना होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई P1, R2 की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई P2, R3 की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई P3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब अगर मैं मान लूँ तीनों को हटा के मैं एक रजिस्टर लगाया जो पूरा पावर P कंज्यूम कर ले रहा है, वोल्टेज उसके अक्रॉस भी होगा, तो ये वी स्क्वायर बाई पी यहाँ लिख सकते हैं। अगर वी स्क्वायर को पूरे साइड से शहीद कर दिया जाए कॉमन लेके, तो क्या मिलेगा पावर, 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका मतलब क्या है, पावर इनवर्स तरीके से जो अपन पैरेलल में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के, उस तरीके से ऐड करना पड़ता है अगर हम सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं पावर। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस तीनों का R1 R2 R3 है। टोटल रेजिस्टेंस के देख के अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही मिलेगा क्या? I इज इक्वल टू वी बाई आर, कहाँ से निकाले हैं, ओम्स लॉ से। अच्छा, तो अब तुम चाहो तो तुम P1 को I और R के टर्म्स में लिख सकते हो। तो P1 क्या होगा तुम्हारा, I स्क्वायर R1, P2 क्या होगा तुम्हारा, I स्क्वायर R2, P3 क्या होगा तुम्हारा, I स्क्वायर R3। डैश लगा लो क्योंकि P1 P2 P3 तो गिवन था, हमने निकाला है ये हमको क्या बताएगा, ब्राइटनेस बताएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम लोग क्या बोल सकते हो, देखो रेजिस्टेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो इसका मतलब क्या है, जिस एलिमेंट का पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस तो कम होगा, और अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो कम पावर जनरेट करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर एलिमेंट, जिसका जो अपना जो भी बल्ब लगा है या रजिस्टर लगा है, जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और वो सबसे ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब अगर सीरीज में लगाए हो तो जो बल्ब सबसे कम रेटिंग का होगा वो सबसे ज़्यादा पावर दिखाएगा। इसका मतलब अगर बल्ब की रेटिंग कम है तो वो ज़्यादा चमकेगा, और अगर तुम रेटेड करंट से ज़्यादा फ्लो कराए तो क्या होगा, पहले कम रेटिंग वाला फूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस पे सवाल पूछता है, 3 नहीं लेगा, 2 लेके पूछता है हमेशा सवाल। तो ये ध्यान रखना है कि सीरीज में ज़्यादा रेटिंग वाला नहीं फूटता भाई, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो वो कैसे फूटेगा, पावर ही वो कम जनरेट करेगा। जिसका रेटिंग कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, मतलब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और जल्दी फूट जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसके बाद पावर को इस पैरेलल में कैलकुलेट करके देखेंगे। चलो देखते हैं फिर क्या करना है अपने को। अब ये तीनों रजिस्टर्स को ना हम लोग सीरीज़ में लगाए थे तो हमको ये मिल गया है। अब इसको पैरेलल में लगा देखो। हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना, सीरीज़ और पैरेलल में चीज़ें हमेशा उल्टी ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखे हो ना, रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाते जाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और पैरेलल में लगाते जाते हो तो घटता जाता है। तो ये एक जनरल परसेप्शन ही बना लो, क्या कि भाई जो चीज़ सीरीज़ में बढ़ रही होगी ना वो पैरेलल में घट रही होगी, जो चीज़ पैरेलल में घट रही होगी वो सीरीज़ में बढ़ रही होगी। उल्टा होगा ही होगा, हमेशा होगा। अब क्या करते हैं, 3 ठो लगा लेते हैं हम लोग पैरेलल में। तो P1 वोल्टेज V, P2 वोल्टेज V, P3 वोल्टेज V, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। अब वोल्टेज V लगाओगे तो सब में वोल्टेज V ही जाएगा ना, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब अगर पैरेलल में मैं तीनों का रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन P स्क्वायर, है ना, सॉरी
वी स्क्वायर अपॉन पी ना, यही तो लिखे थे यार, लिखा नहीं रहे सही से। R2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई पी टू। R3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई पी P3। रेजिस्टेंस मिल गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें फिर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, 1/RP। कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर RP की जगह पे इक्विवेलेंट लगाना चाहते हो तो लगा दो, है ना। तो R जो होगा वो क्या होगा, RP वी स्क्वायर बाई पी, पी इक्विवेलेंट है मान लो, तो 1/RP क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई पी। R1 क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई P1। R2 क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई P2। फिर R3 क्या लिखोगे, उल्टा ही लिख देता हूँ, समझ तो तुम लोग गए ही होगे, है ना। अब ये वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो पावर क्या हो रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐड हो गया। जिस तरीके से रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं वैसे ही पावर ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो पावर बढ़ेगा, और सीरीज में क्या हो रहा था, पावर घट रहा था। बात समझ में आ गई। ऑब्वियस से बात है। एक चीज और सोच लो, सोचो अगर सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, इधर आया थोड़ा लॉस यहाँ हो गया, आगे जाओगे और कम हो जाता है, आगे जाओगे और कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है ना, आगे बढ़ते हैं तो पावर तो कम होना ही था। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो सबका ब्राइटनेस निकाल लेते हैं। तो पावर P1 जो ये फर्स्ट वाला बल्ब है कितना ग्लो करेगा भाई, तो वी स्क्वायर बाई R1। P2 कितना ग्लो करेगा, वी स्क्वायर बाई R2। P3 कितना ग्लो करेगा, वी स्क्वायर बाई R3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट तो वही है ना भाई, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस होगा कम, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस होगा कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पे वो ज़्यादा पावर खींचेगा। इसका मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वो पावर ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। इसका मतलब पैरेलल में क्या है, जो पावर जिसका ज़्यादा होगा, जिसका रेटिंग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और सीरीज में क्या हो रहा था, जिसका रेटिंग कम था वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था। समझ में आई बात, बढ़िया। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। तो ये था अपना सीरीज और पैरेलल में। अब अगर हम लोग देखें, हम लोग देखते हैं इफिशियंसी निकालते हैं। चलो नोट कर लियो। अब कोई चीज़ है, तुमने इफिशियंसी को जनरल लाइफ में यूज़ तो किया ही है। जैसे मानो अगर तुम 10 रोटी खाते हो, लेकिन तुम जो काम करते हो वो सिर्फ मान लेते हैं 2 आदमी हमारे पास, एक आदमी जो है ये 10 रोटी खाता है और दूसरा जो आदमी है सिर्फ 4 रोटी खाता है, लेकिन ये 4 रोटी खा के जितना काम करता है ना, उतना ही काम ये 10 रोटी खा के भी करता है। तो कौन ज़्यादा इफिशियंट हुआ, 4 रोटी खाने वाला। 10 रोटी खाने वाला तो आलसी निकला ना, नॉन एफिशिएंट। समझ में आई बात। तो इफिशियंसी जनरल लाइफ में भी है। इसका मतलब क्या है, सोचो तो जरा, कि मतलब मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, रोटी, और मेरा आउटपुट क्या है, काम। तो जो आदमी कम इनपुट में ज़्यादा काम कर रहा है वो इफिशियंट हुआ। तो इफिशियंसी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट का ही तो रेशियो होता है। समझ में आई बात। तो अगर मैं किसी ईएमएफ का सोर्स है, मेरा कोई बैटरी है मान लो, उसकी इफिशियंसी की बात करूँ तो क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो इफिशियंसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होगा भाई, आउटपुट वोल्टेज V दिखेगा हमको, और आउटपुट करंट तो I ही रहेगा, करंट तो सर्किट में सेम फ्लो करता है। और इनपुट जो हम देते हैं वो देते हैं EMF E, और करंट तो यहाँ भी सेम रहेगा। I अगर खत्म हो जाए तो V अपॉन E का रेशियो जो आएगा वही हमको उसका इफिशियंसी देता है। अच्छा। और V क्या होता है, IR। V क्या होता है, IR। और E क्या होता है, I इंटू R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप। मतलब E को लिख सकते हो ना, IR जो
अपने एक्सटर्नल में हुआ, और स्मॉल आर तो ड्रॉप होगा ना इंटरनल में, तो ये लिख सकते हो। अगर आई पूरा जगह काट दिया जाए तो आर अपॉन आर प्लस आर। भाई कंफ्यूज नहीं होना, आई को कॉमन लेके काट लेना अगर नहीं समझ में आया तो, बट ऐसा चमत्कार मत करके आना ना कहीं ऐसा लिखा हो और आई उड़ा दिए, ये मत करना, ऐसा चमत्कार नहीं करना है ना। हम कॉमन लेके काट रहे हैं, इसीलिए हर जगह मैं बार बार बोलता हूँ कि हम हर जगह से उड़ा रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के इफिशियंसी की बात करूं तो वो भी वही होगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर में मेरा आउटपुट क्या होता है, मोटर घूमता है, मैकेनिकल पावर, और इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल। तो आउटपुट मैकेनिकल पावर डिवाइड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इज द इफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटर। बात समझ में आई कि नहीं। अब हीटिंग इफेक्ट के ना हजारों उपयोग हैं, तुमको जितना जानना है खोजो, हम तुमको कुछ कुछ जो बता सकते हैं वो बता देते हैं। तो भाई हीटिंग घर को गर्म रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, अमीर लोग रूम हीटर रखते हैं, गरीब लोग हीटर ही जला के हीटिंग कर लेते हैं, वो कॉइल वाला हीटर है ना। अमीर लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं, आजकल तो इंडक्शन गरीब हो गया है, सब यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये जो इंडक्शन, ये जो अपना हीटिंग कॉइल्स होती हैं ये एलॉय की बनी होती है, क्यों, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसका बॉइंटिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा हीट झेल पाता है, इस वजह से एलॉय यूज़ करते हैं। ये सब बात पहले भी हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हो, पुराने ज़माने वाला, ये CFL में कुछ नहीं दिखता, वो पुराना वाला, वो 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें एक तो पतला सा ऐसा तार होता था, वो क्या होता था, टंगस्टन फिलामेंट। वो करता क्या था, वो हीट होता था तो वो गर्म होकर एनर्जी रेडिएट करता था, और वो जो रेडिएशन था ना वो फिर हमको लाइट के फॉर्म में दिखता था। उसको बोलते क्या थे, उसको बोलते थे इनकैंडेसेंट लैम्प। याद आ रहा है वर्ड, नहीं याद आ रहा है तो आज सुन लो। इसके अलावा फ्यूज़ तो तुम लोग देखे ही हो, है ना, पतला सा तार अपन जोड़ देते हैं, वो जब अगर ज़्यादा करंट आया तो वो जल के स्वाहा, और जल के स्वाहा हो गया तो हमारा जो AC फ्रिज TV जो भी महंगा सामान है बच गया, नहीं तो फिर वो महंगा सामान स्वाहा हो जाता है कि नहीं। देख लेना, अगर एक्सपेरिमेंट तुम लोग को देखना है तो अभी मैं क्लास के बाद दिखा भी दूंगा, यहाँ पे स्विच फ्यूज़ निकाल के, हमारे यहाँ सब लगा हुआ है ना। हम फ्यूज़ के बाद हमने MCB लगा रखा है। MCB भी कुछ नहीं है, वो भी एक तरीके का फ्यूज़ ही है, बट वो फ्यूज़ का थोड़ा सा हाइब्रिड अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। क्या होता था ना कि देखो, फ्यूज़ में तार टूट जाता था, फिर एक इलेक्ट्रीशियन आता था या जो भी घर का कोई आदमी उस फ्यूज़ को निकालता था, फिर उसमें एक तार जोड़ता था, फिर लगाता था। इतनी मेहनत कौन करे, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य आलसी होता है, तो क्या हुआ, हमने MCB बना दिया। तो MCB जैसे ही ओवर करंट होता है तो MCB का स्विच ऐसे डाउन हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, डंडा लेके, मम्मी लोग भी कर लेती हैं ऐसे, फिर उठा देते हैं, ऊपर हो गया, करंट आ गया, खुश, इंजॉय करो। फिर इसके अलावा क्या यूज़ होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क में यूज़ होता है। देखो ये इलेक्ट्रिक आर्क वाला अपन ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रोड्स के बीच में देखे होगा तुम लोग कहीं कहीं मूवी वूवी में। उसके अलावा इसके बहुत सारे यूज़ हैं, वेल्डिंग करने में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ऐसे ही हज़ारों उपयोग हैं, जितना चाहो तुम लोग इसके बारे में देख सकते हो। इसके अलावा मैं तुम लोग को थोड़ा ट्रांसमिशन की कहानी सुनाता हूँ। पावर ट्रांसमिशन जानते हो भाई, बिजली जो यहाँ यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये कहाँ बनती है, ये पावर प्लांट में बनती है, और वहाँ से तुम्हारे घर तक कैसे आता है। तो तुम लोग देखे होगे बड़े बड़े रावण जैसे खंभे होते हैं, है ना, तो उनमें तार लगे होते हैं, वो ट्रांसमिशन केबल्स हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे थे। अब देखो यार, ये जो केबल है एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, इसका मतलब कुछ तो ड्रॉप होगा उसमें, होगा ना, I2R ड्रॉप, करंट वाला जो ड्रॉप है वो होगा। अच्छा, और अगर मैं करंट को बढ़ाता जाऊं तो मेरा ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग ना हाई करंट पे ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अपने को जो पावर है वो तो सेम रखना है ना, जो यहाँ से अपन सप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ से रिसीव कर रहे हैं कंज्यूमर एंड पे, तुम्हारे घर पे, दोनों जगह का पावर सेम होना चाहिए ना। और पावर सेम होना है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो मैं करंट बढ़ाने के बजाय करंट को कम करूं और वोल्टेज को बढ़ा दूं, है ना, तो लॉस कम हो जाएगा, मेरा काम हो गया, फायदा हो गया अपने को। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यही था अपना, थोड़ा बहुत जान लो।